गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटलीस्ट हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका रिवीजन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या रिवाइज करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटेड विद द गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। एक्चुअली आपका जो पहला चैप्टर था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हमने पढ़ा कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बेसिकली क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो है आपका गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपका जो गुडविल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ये आना चाहिए क्वेश्चन कि गुडविल क्या है। अगर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आप ये नहीं देखते कि गुडविल क्या है, खाली आप वैल्यूएशन सोचते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे रीडर नहीं हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप वैल्यूएशन सोच रहे हैं, आप मेथड सोच रहे हैं क्या मेथड है, तो मेथड से पहले आपको ये आना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। सपोज आप स्टैटिस्टिक में हैं, अगर आप मीन निकालना चाहते हैं, तो अगर आप मीन निकाल लिए, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उस मीन का एप्लीकेशन क्या है, उस मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है चैप्टर, वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो गुडविल क्या है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे गुडविल क्या है। तो गुडविल का मतलब होता है गुड नेम या रेपुटेशन, ठीक है। किसी भी पर्सन की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक गुड नेम होती है, एक रेपुटेशन होती है। अगर उसकी रेपुटेशन है तब तो वो गुडविल है, अगर उसकी रेपुटेशन नहीं है तो वो गुडविल फिर नहीं है। अगर कैलकुलेशन के माध्यम से देखेंगे तो अगर आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो गुडविल है, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो फिर वहाँ पे नो गुडविल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये चीज़ माइंड में हमेशा। अगर आपका कैलकुलेशन कर रहे हैं, गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो फिर अगर प्लस में आंसर आता है तो आपका गुडविल है, और अगर माइनस में आता है तो फिर आपकी गुडविल नहीं है। अगर कहीं भी अगर आपका कैलकुलेशन के टाइम पे अगर गुडविल माइनस में आ रही है, तो आप वहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि नेगेटिव गुडविल, आप वहाँ पे कहेंगे नो गुडविल, वहाँ पे कोई भी गुडविल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ठीक है। गुडविल एक सब्जेक्टिव मैटर है, गुडविल को कभी देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। दैट्स वाई इसका वैल्यूएशन करना बहुत ही टफ टास्क होता है, ठीक है। गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। उसका असेसमेंट करना कि उसकी वैल्यू है क्या रियल में, इसको डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ये डिपेंड करता है असेसमेंट करने वाले वैल्यूअर के ऊपर कि जो सेलर है और जो परचेजर है वो दोनों लोग किस तरह के इसका वैल्यूएशन करते हैं, वो डिपेंड करता है। आप कभी भी गुडविल की रियल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये सिर्फ डिपेंड करती है वैल्यूअर के ऊपर जो वैल्यू करता है, ठीक है। तो गुडविल जो है आपका, गुडविल एक गुड नेम या गुड इमेज को बोलते हैं। और दूसरे टर्म अगर बोलें तो हम गुडविल एक ऐसी थिंग्स को बोल सकते हैं जो कि हमारी हेल्प करती है दूसरे बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में, ठीक है। एक तो हो गया गुड नेम या गुड इमेज, ठीक है। दूसरा हो गया, दूसरी तरीके से बोलें, ठीक है। तो गुडविल का मतलब है गुड इमेज या गुड नेम। दूसरे सेंस में बोल दें कि अगर कोई भी थिंग्स, कोई भी इंडिविजुअल थिंग्स, यहाँ पे इंडिविजुअल ले लेते हैं, कोई भी इंडिविजुअल थिंग्स अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है मोर प्रॉफिट अर्न करने में रेदर देन नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब कि अगर सभी बिजनेस जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, अगर आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हैं, तो वो जो चीज़ हेल्प कर रही है आपकी, उसको बोलेंगे गुडविल, ठीक है। अगर मान लीजिए सभी बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है, ये उनका बिजनेस है। कि मान लो कि कपड़े का जो बिजनेस है उसमें जो भी बिजनेस लगे हुए हैं सभी इंडस्ट्रीज के, सभी का प्रॉफिट इतना है, बट आपने भी बिजनेस अपना लगाया और आपका जो प्रॉफिट हुआ वो इधर से इधर तक पहुंच गया। तो मतलब है कि नॉर्मली बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इस लाइन तक, बट आपका जो बिजनेस है वो इतना एक्सेस कर ले रहा अर्न। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं आप, वो जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं। तो याद रखिए कि जब आप एक्सेस प्रॉफिट अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की अपेक्षा, तो उस एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने की जो एबिलिटी है या अर्न करने के लिए जो आपकी हेल्प कर रहा है, उसको बोलेंगे गुडविल। बिकॉज ऑफ गुडविल यू कैन अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की अपेक्षा आप हायर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बिकॉज ऑफ गुडविल। और गुडविल कैसे, और गुडविल अर्न की जाएगी ऑनेस्टी और हार्डवर्किंग। मतलब है कि अगर आप अपने बिजनेस में, देखिए अल्टीमेटली गोल क्या है, अगर आप अपने बिजनेस में
ऑनेस्ट वर्क कर रहे हैं और हार्ड वर्किंग के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली है कि आपकी गुडविल इंप्रूव होगी। जब गुडविल इंप्रूव होगी तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट भी हायर होगा, और जब बिजनेस का प्रॉफिट हायर होगा तो आपका बिजनेस का गुडविल भी रेज होगा। तो वही चीज़ है कि जो गुडविल होती है, गुडविल का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट की अपेक्षा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर ले रहे हैं तो ये बिकॉज ऑफ गुडविल, इसी को बोलते हैं गुडविल। ठीक है, और गुडविल जो अर्न की जाती है वो ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के थ्रू अर्न की जाती है। अब गुडविल आती है, दो तरीके की गुडविल होती है यहाँ पे। ठीक है, जो गुडविल होती है वो दो तरीके की होती हैं। पहले सबसे पहले आपको लिख दें AS26, ये आपका गुडविल का स्टैंडर्ड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 आपका बताता है कि गुडविल क्या है, वो गुडविल डिफाइन करता है। साथ ही साथ वो ये बताता है कि गुडविल आपकी क्या है, एसेट्स है। गुडविल आपकी क्या है, एसेट्स है। जब गुडविल एसेट्स है तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि एसेट कौन सी टाइप की एसेट्स, क्योंकि एसेट तो बहुत होती हैं, एक होती है नॉन करंट और एक होती है करंट। नॉन करंट के भी पार्ट हो जाते हैं फिक्स, और फिक्स के अंदर भी पार्ट हो जाते हैं कौन कौन से, आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो देखिए, जब एसेट का डिवाइडेशन होता है तो नॉन करंट और करंट, नॉन करंट का फिक्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स का भी पार्ट, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जब टेंजिबल और इनटेंजिबल, तो गुडविल आपका इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है, तो ये हट जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जाएगा। गुडविल आपकी 1 साल के लिए नहीं होती है, 1 साल का बेनिफिट नहीं होता है, इसलिए आपका करंट भी नहीं आएगा। तो फिर आपका आ जाएगा टेंजिबल और इनटेंजिबल। जब टेंजिबल और इनटेंजिबल आ गया, टेंजिबल का मतलब क्या है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट गुडविल को देख नहीं सकते हैं, इसलिए गुडविल क्या हो जाएगी, इनटेंजिबल। तो एज पर द AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल इज ट्रीटेड ऑन AS26 और गुडविल इज ट्रीटेड एज अ इनटेंजिबल एसेट्स, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। बट इसको कभी भी आप फिक्टिशियस एसेट्स नहीं बोल सकते, याद रखिएगा। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स को भी आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फिक्टिशियस एसेट को भी आप देख नहीं सकते हैं, बट फिक्टिशियस एसेट को बेचने पे कुछ भी रियलाइज नहीं होगा आपको, पर गुडविल को बेचने पे आपको कैश रियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्टिशियस एसेट को अगर आप बेचेंगे तो कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला, पर गुडविल को अगर बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा। गुडविल कभी भी बिजनेस से अलग नहीं होता है। गुडविल मुझसे कभी अलग नहीं हो सकती, मेरी गुडविल मुझसे अलग नहीं होगी। मैं जहां जाऊंगा मेरी गुडविल मेरे साथ चलेगी। ठीक है, गुडविल बिजनेस के साथ ही रहती है। गुडविल का वैल्यूएशन केवल एक टाइम पे किया जाता है, जब बिजनेस को आप बेचते हैं। ठीक है, जब आप बिजनेस को सोल्ड करना चाहते हैं तब आप उसका वैल्यूएशन करते हैं, उसकी वैल्यू तभी आपको रियल पता चलती है कि गुडविल आपकी एक्चुअल में कितनी है। ठीक है, तो जब बिजनेस को सोल्ड करते हैं तब आप उसको वैल्यू करते हैं। ठीक है, यही है। अब इसके बाद गुडविल का टाइप्स आ जाता है। तो एक आपकी गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। ठीक है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज। सेल्फ जनरेटेड का मतलब है कि वो गुडविल जो आपने अपने ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के थ्रू जनरेट की है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब है कि वो गुडविल जो आपने ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग के थ्रू जनरेट की है वो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। बट याद रखिएगा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी आप बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। क्लियर, याद रखना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे। ओके, क्लियर। परचेज गुडविल का मतलब है कि ऐसी गुडविल जिसको आपने खरीदा है, बदले में उसके कुछ ना कुछ पे किया होगा। कोई भी गुडविल अगर आपने परचेज किया है और उसके बदले में आपने कुछ पे किया है तो वो आपकी परचेज गुडविल, और परचेज गुडविल को आप बैलेंस शीट में शो करेंगे। जब परचेज गुडविल है तो बैलेंस शीट में शो करेंगे, और बैलेंस शीट में शो करेंगे तो कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। परचेज गुडविल कैसे निकालते हैं? परचेज गुडविल का मतलब है कि आपने किसी का बिजनेस परचेज किया, उसमें से आपने उसकी एसेट्स ली और लायबिलिटीज ली और आपने कुछ अमाउंट पे किया। सपोज आपने उसको बोला, उसकी आपने एसेट्स ली, एक सेकंड, आपने उसका बिजनेस परचेज किया, उसने बोला कि आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, बट उसकी एसेट की वैल्यू तो हो रही है केवल 1,80,000। ठीक है, तो यही चीज है कि उसकी बिजनेस की वैल्यू है 1,80,000 पर वो आपसे मांग रहा है 2 लाख रुपए। तो यही चीज है, जो डिफरेंस हो रहा है वो कितना है आपका, 20,000 का। तो वही आपका क्या है, गुडविल। ठीक है, तो गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन वैल्यू, पेबल वैल्यू और बिजनेस वैल्यू। जो बिजनेस की वैल्यू है और जो आपकी पेबल वैल्यू, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, आपकी गुडविल है। सपोज आप कई बार क्या होता है कि आप पे कम करते हैं, सपोज 1,80,000 पे कर रहे हैं पर बिजनेस की वैल्यू 2 लाख रुपए। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि अगर आपकी वैल्यू कम है तो उस टाइम पे आपका ये हो जाएगा क्या, कि आपकी कैपिटल रिजर्व। ठीक है, आपको वहां पे बनेगा कैपिटल रिजर्व। जब आप लोग 12th क्लास में और आगे पढ़ेंगे तो आप वहां पे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यही चीज है कि आपका जो आपने परचेज किया है, ठीक है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जब आपने परचेज जो किया है, जितनी एसेट खरीदी और जो लायबिलिटी उनको माइनस कर दिए, जो आएगी उसको बोलेंगे नेट एसेट्स।
ठीक है। नेट एसेट की जो वैल्यू है और आपने जो कंसिडरेशन की वैल्यू रखी है उनमें अगर कंसिडरेशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा है वही आपकी गुडविल है, परचेज गुडविल है। जब आप लोग उसमें आएंगे, क्या बोलते हैं, शेयर के चैप्टर में आएंगे, ठीक है, कंपनी अकाउंट में, तब वहाँ पे गुडविल का आप देखेंगे कि गुडविल कहाँ कहाँ आती है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो याद रखिएगा कि गुडविल आपकी बैलेंस शीट में वही रिकॉर्ड की जाएगी जिसके बदले में आपने कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया है। अगर आपने कुछ कंसिडरेशन पे नहीं किया है तो आप उसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। क्लियर? ठीक है। AS26 है, याद रखिएगा ये चीज़ आप अपना, ठीक है। और आपके फीचर्स भी बता दिए कि इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, इंटेंजिबल होती है, ठीक है। और ये हायर प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करती है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और इसके बाद ये बिजनेस से अलग नहीं होती है, ये ऑलरेडी बता चुका जो बुक में लिखी है, ठीक है। इसके बाद ये कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, जितनी आपकी गुडविल अच्छी होगी उतने ही आप कस्टमर आएंगे। जैसे एशियन है हमारा, एशियन की गुडविल बहुत अच्छी है, तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या आते हैं उसमें एडमिशन के लिए आते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद इस कम इंटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशनल एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। वैल्यू ऑफ गुडविल सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव होती है, ये डिपेंड करता है वैल्यूअर के ऊपर कि वो कैसे उसका वैल्यूएशन कर रहा है, ठीक है। इंटेंजिबल है, ये तो आपने बता दिया, AS26 है, ये भी बता दिया। अब आपको बताते हैं कि कब इसकी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नीड फॉर वैल्यूइंग, कब कब उसका वैल्यूएशन किया जाता है। तो गुडविल का वैल्यूएशन आपकी कब कब किया जाता है ये देखिएगा। नंबर फर्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। जब हमारे पार्टनर्स के बीच में कोई रेशियो चेंज हो जाता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन इसलिए किया जाता है वहां पे क्योंकि जब पार्टनर के रेशियो में चेंज होगा तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा और एक पार्टनर गेन करेगा। जब एक ने गेन किया और एक ने सैक्रिफाइस किया तो जिसने सैक्रिफाइस किया उसको अमाउंट दिया जाएगा और कौन देगा, गेन वाला। तो उसी समय आपको नीड पड़ती है गुडविल की वैल्यू की। जब गुडविल वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद उसमें से जिसने सैक्रिफाइस किया उसको दे देते हैं गुडविल का अमाउंट, और जिसने गेन किया उससे ले लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। दूसरा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का एडमिशन करते हैं तो वहाँ पे भी गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब एडमिशन करेंगे तो कोई पार्टनर बिजनेस में आपके इन्वॉल्व होगा, जब वो बिजनेस में आएगा तो मतलब आपका प्रॉफिट भी पाएगा, आपकी गुडविल का हिस्सा में भी पाएगा। इसलिए आप क्या कहते हैं, ओल्ड पार्टनर बोलते हैं कि आप हमारे बिजनेस में शामिल हो रहे हो, इसके बदले में हमारी गुडविल जितनी है उसका भी एक हिस्सा आपको लाना पड़ेगा। तो इस वजह से एडमिशन के टाइम पे भी न्यू पार्टनर्स के शेयर के लिए जो आ रहा है उसके लिए गुडविल की जरूरत पड़ती है। थर्ड, रिटायरमेंट और डेथ। कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में वर्क कर रहा था ऑलरेडी, उसने अपनी हार्ड वर्किंग, अपनी ऑनेस्टी के थ्रू कुछ ना कुछ गुडविल, गुड नेम बनाया था हमारे बिजनेस का। तो वो क्या करेगा, जब वो रिटायरमेंट लेगा या जब उसकी डेथ होगी तो वो क्या करेगा, अपना हिस्सा मांगेगा कि बिकॉज ऑफ मी हमारे बिजनेस की इतनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इस वजह से मुझे भी मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। तो उस तरह भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। डिसॉल्यूशन, जब बिजनेस बंद किया जाता है तो आपको पता है जब बिजनेस बंद किया जाएगा, बिजनेस सोल्ड किया जाएगा, डिसॉल्यूशन या सोल्ड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर कर रहे हैं तो उस समय भी हम गुडविल की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी हमारी गुडविल की वैल्यू है। अमलगमेशन मतलब है कि जब आपका बिजनेस और दूसरा बिजनेस दोनों एक साथ मिलकर के कोई नया फॉर्म तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर नया फॉर्म तैयार कर रहे हैं तो उस समय भी क्या होगा, हमें गुडविल की अपनी वैल्यू करते हैं, जिससे कि जिस बिजनेस में हम शामिल हो रहे हैं वहाँ पर हम बता पाएँ कि हमारी इतनी वैल्यू है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है जहाँ पे आपको गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे जैसे इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि सैक्रिफाइस और गेनिंग में करते हैं, गेनिंग को डेबिट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करते हैं। एडमिशन वाले मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर गुडविल को अफेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला आपका था इफिशिएंट मैनेजमेंट। देखिए इफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि जितना आपका मैनेजमेंट इफिशिएंट होगा बिजनेस का, ठीक है, जितना मैनेजमेंट अच्छा होगा, अच्छा वर्क करना, स्किल्ड होगा, हाई लेवल नॉलेज का होगा, उतनी ही ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल रेज होगी, उतना ही ज़्यादा आपका इमेज बढ़ेगी। अगर आपका मैनेजमेंट इफिशिएंट वर्क नहीं करता है, हार्ड वर्कर नहीं है, ऑनेस्टी वर्क नहीं करता है, तो आपकी गुडविल तुरंत डाउन हो जाएगी, ठीक है। इसलिए गुडविल के लिए सबसे ज़्यादा बिजनेस के लिए जरूरत पड़ता है इफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल अच्छी है, अगर मैनेजमेंट खराब है तो गुडविल डाउन। फेवरेबल लोकेशन,
फेवरेबल लोकेशन का मतलब है कि जो हमारा बिजनेस है अगर वो ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे लोगों की कस्टमर की नीड है, कस्टमर पहुँच सकता है, तो आपका बिजनेस की गुडविल क्या होगी, बहुत इंप्रूव करेगी। और अगर आपकी लोकेशन वो अच्छी नहीं है तो आपका वहाँ पे गुडविल इंप्रूव नहीं करेगी। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लेते हैं एक एप्पल का, आईफोन का। अगर हम आईफोन की जो इंडस्ट्रीज है, आईफोन जो है आपका वो लगभग आपका 1 लाख से ऊपर मिल रहा है, ठीक है, और उस आईफोन को हम क्या करें, उस आईफोन की इंडस्ट्रीज को किसी एक विलेज में लगा दें और विलेज में शॉप में रख दें कि ये आईफोन यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा, बट आपको पता है कि वो उसकी फेवरेबल लोकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो कस्टमर है वो कस्टमर इस एबल नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद सकें। जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो आपकी गुडविल अपने आप इंक्रीज नहीं होगी। तो यही चीज़ है कि अगर आपके बिजनेस की फेवरेबल लोकेशन है, लोकेशन अकॉर्डिंग टू कस्टमर, आपके अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है, तब तो आपकी गुडविल इंक्रीज करेगी। अगर लोकेशन फेवरेबल नहीं है तो आपकी गुडविल इंक्रीज नहीं करेगी। जस्ट लाइक आपने बतासे वाले, टिक्की वाले और अपने छोले भटूरे और जूस वाले इनको देखा, ठीक है, वो ऐसी जगह पर लगाते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, इकट्ठे होते हैं, कलेक्ट गैदरिंग करते हैं, जैसे चौराहे पे, इन जगह पे लगाते हैं। अब मान लो अगर किसी गोलगप्पे वाले ने कहीं दूर हाईवे के किनारे कहीं पे लगा दिया, वहाँ कभी कोई कस्टमर नहीं पहुँचेगा। तो यही चीज़ है कि आपका जैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे उसको स्टेबल करना पड़ेगा। अगर लोकेशन आपकी फेवरेबल हो जाती है तो आपकी गुडविल बहुत इंप्रूव करेगी, ठीक है। तीसरा है आपका फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे चलते हैं, अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म के बिजनेस करते हैं तब आपकी गुडविल बहुत इंप्रूव करती है। अगर आप खाली क्या करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाल के काल कॉन्ट्रैक्ट का हाल तोड़ दिए, तो आपकी गुडविल इंप्रूव नहीं हो पाएगी। जस्ट लाइक एग्जांपल लेंगे यहाँ पे टीचर का। अगर कोई टीचर है, ठीक है, किसी इंडस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब किसी इंस्टीट्यूट से वो लंबे समय तक टिका हुआ है, जुड़ा हुआ है, अगर 2 साल जुड़ा हुआ है, 5 साल जुड़ा हुआ है, तो मतलब है कि उस टीचर की गुडविल उस इंस्टीट्यूट में बहुत हाई होगी, उस इंस्टीट्यूट में भी हाई होगी और उसके आसपास के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी हाई होगी। वो लोग यही बोलेंगे कि हाँ वो टीचर कितना अच्छा है कि वो इंस्टीट्यूट में अभी भी उस इंस्टीट्यूट ने उसको अपने पास रखा हुआ है। जस्ट लाइक सेम होता है इंडस्ट्रीज में। अगर किसी इंडस्ट्रीज का जो सीईओ होता है, ठीक है, सीईओ होता है, अगर सीईओ मान लो लगातार 15 साल 20 साल तक वर्क कर रहा है उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मतलब क्या है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल बहुत हाई हो रही है। तो मतलब क्या है कि अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को, सेम क्या है, अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग टर्म तक रखते हैं तो आपकी गुडविल बहुत इंप्रूव करती है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को बार बार तोड़ते हैं तो आपकी गुडविल कभी हाई नहीं हो सकती। कोई टीचर है, ठीक है, वो कितना भी अच्छा सैलरी पाता है, कितना भी करता है, क्या करता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 महीने रहा फिर उसको छोड़ दिया, किसी जगह गया वहाँ 3 महीने रहा फिर छोड़ दिया, किसी के 5 महीने रहा फिर छोड़ दिया। ऐसे अगर वो बार बार करेगा तो उसकी गुडविल कभी भी रेज नहीं होगी, कोई उसको जान नहीं पाएगा, कोई उसका गुड नेम नहीं जानेगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो गुडविल के लिए मतलब क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स आपको लॉन्ग टर्म के करने होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म के हैं तो आपकी गुडविल बहुत इंप्रूव करती है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस लॉन्ग टाइम से चल रहा है तो उसकी गुडविल अपने आप हाई होती है। अगर कोई अभी अभी आपने बिजनेस स्टेबल किया, आज किया, तो आपकी बिजनेस गुडविल कुछ भी नहीं होगी। जैसे होता है ना, ये प्रधानी का कोई चुनाव वगैरह होता है तो जो लड़का खड़ा हो, कोई नया लड़का खड़ा हो गया, युवक, ठीक है, लोग क्या कहते हैं, अरे तुम तो अभी खड़े हो, तुम क्या जानते हो राजनीति क्या होती है, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे समय से टिके हुए वहाँ पे आप खड़े होते तो आपको क्या लगता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे राजनीतिक हूँ। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर आप लंबे समय तक आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी गुडविल अल्टीमेटली आपकी बहुत अच्छी होगी। और अगर आप केवल बिजनेस 1 साल चला रहे हैं तो आपकी गुडविल इतनी अच्छी नहीं हो सकती है। जैसे कि अपना जस्ट लाइक कोई भी स्कूल होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे हमारा एक एग्जांपल लेते हैं BHU, जहाँ से हम पढ़े हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसकी बहुत ही गुडविल हाई है। अगर आपको बोला जाए तो इंडिया के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में से नंबर 1 पे आती है वो भी आपकी, ठीक है। आपका कैटेगरीज हैं, जैसे उसका मेडिकल डिपार्टमेंट है, उसका आपका IIT डिपार्टमेंट है, या उसका आपका लॉ डिपार्टमेंट है, आपके टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट पे आता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म से आपने यहाँ रखा हुआ है, लॉन्ग ओल्डर भी है, साथ साथ क्वालिटीज़ भी हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वही चीज़ें हैं कि आपका जो है, क्योंकि ये क्या करता है, अपने स्टूडेंट को केवल वो 1 साल का एग्रीमेंट नहीं करता, वो क्या करता है, अपने ही कैंपस के अंदर वो स्टूडेंट को उतनी लेवल की नॉलेज दे देता है कि स्टूडेंट चाहे तो अपने लास्ट ब्रीथ तक भी वहाँ पढ़ सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, डॉक्टरेट कर सकता है, PhD कर सकता है, इसके बाद और भी फर्दर रिसर्च कर सकता है। मतलब कि आपको एक से एक आपके एग्रीमेंट वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो यही चीज़ है कि एजुकेशन जितना आपका बिजनेस ओल्ड है उतनी ही आपकी गुडविल हाई होगी। फिर आपका आता है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट भी है, अगर आपके पास पेटेंट्स हैं तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। अगर आपके पास मान लो किसी चीज़ का राइट्स रखा हुआ है तो आप उसकी अच्छी इंजॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब क्वालिटी है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है गुड्स की तो अपने आप अल्टीमेटली आप जानते हैं कि अगर क्वालिटी अच्छी है तो गुडविल अच्छी है, क्वालिटी अच्छी नहीं तो गुडविल नहीं आती है। कोई पटाखे वाला है, अगर वो अच्छी क्वालिटी की देता है तो आप क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा पटाखे बनाता है, आप सबको बोलते भी हैं लोगों से, कह रहे नहीं वो भैया पटाखे वाले अच्छे बनाते हैं। अगर कोई अच्छे नहीं बनाता तो क्या बोलेंगे, आप पटाखे नहीं बनाते हैं। तो सेम वही है कि अगर क्वालिटी ऑफ गुड्स है, अगर क्वालिटी अच्छी है तो गुडविल अच्छी है, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो गुडविल बैड है, ठीक है।
एसेस टू सप्लाई, एसेस टू सप्लाई का मतलब है कि आप जो गुड्स बनाते हैं उसकी सप्लाई भी तो कहीं से लानी होगी। अगर आपको रॉ मटेरियल टाइम पे मिल जाता है तब आपकी गुडविल बहुत अच्छी है, अगर रॉ मटेरियल आपको टाइम पे नहीं मिलता है तो आपकी गुडविल अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल ही आपको टाइम पे नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप बेच नहीं पाएंगे, जब बेच नहीं पाएंगे तो आप लोग जानेंगे नहीं, कस्टमर नहीं आएंगे, जब कस्टमर नहीं आएंगे तो आपकी गुडविल खत्म। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद है रिस्क, अगर बिजनेस में रिस्क ज़्यादा है तो फिर आपकी गुडविल डाउन है, और रिस्क कम है तो गुडविल अच्छी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके टर्म्स हैं, आप उनको पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे आफ्टर सेल्स सर्विस है, अगर सेल्स के बाद आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टाटा स्काई DTH वगैरह का है कि अगर आप सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं तो लोग ज़्यादा आपको मानते हैं, अच्छी मानते हैं गुडविल। ठीक है, कस्टमर की रिलेशन क्या है कि अगर आपकी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसी है, मान लो कि आपकी दुकान में जाता है, आप उसको भगा देते हैं डांट फट करके, उसको कहते हैं नहीं इधर मत बैठो, इधर मत बैठो, तो उसकी सामने क्या होगी, गुडविल आपकी डाउन हो जाएगी। अगर आपकी रिलेशन अच्छी है तो आपकी गुडविल वो अच्छी करेगा। तो सेम यही है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या है, लेबर के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सब डिपेंड करती हैं, आपकी डिसाइड करती है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के मेथड, वैल्यूएशन के मेथड क्या क्या है। तो सबसे पहला आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके बाद आपका दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आपका होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम उनको नहीं पढ़ेंगे, उनको बाद में पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपका क्या होता है, इसमें दो मेथड होते हैं, एक आपका होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड मतलब है कि यहाँ पे हमें एवरेज प्रॉफिट की नीड पड़ेगी, चाहे वो वेटेज पे निकाले चाहे वो सिंपल पे निकाले। तो पहले हम लेते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब है कि हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज, जितने ईयर की हमें गुडविल को निकालना है। ठीक है, अगर हमें 1 साल की गुडविल निकालना है तो 1 से करेंगे, 2 साल का निकालना तो 2 से करेंगे। मतलब उसमें दिया रहेगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना लेना है, मतलब कितने ईयर्स की आप परचेज गुडविल निकालना चाहते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बात यहाँ पे आ जाती है। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का आप एवरेज प्रॉफिट निकालना है उतने साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। याद रखिएगा अगर प्रॉफिट है तो प्लस होता है, लॉस है तो माइनस होता है। ठीक है, याद रखिएगा नॉर्मल प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा और नॉर्मल लॉस है तो फिर उसको माइनस कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर से उसको डिवाइड कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, बात यहाँ पे आ जाती है नॉर्मल प्रॉफिट क्या है। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है, यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका है जो हमारा प्रॉफिट दिया है उसमें से क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने सब कुछ पिछले ईयर आपने क्या खरीदी थी, कोई एसेट खरीदी थी और गलती से उसको आपने क्या रिवेन्यू मान लिया था, जबकि एसेट क्या है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो हम वापस क्या करेंगे, उसको सही करने के लिए उसको प्लस कर देंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई हो गया है तो उसको प्लस कर देंगे, मतलब है कि आपने कोई ऐसा एक्सपेंस आपने रिवेन्यू मान लिया था कि जो आपका कैपिटल नेचर का था, तो उसको वापस प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। इसके बाद अब नॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, इसलिए अब नॉर्मल लॉस को माइनस प्लस कर देंगे और अब नॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपके क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन आते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक का है तो उसका वैल्यूएशन क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक होता है उसका वैल्यूएशन क्या करेंगे। चलिए, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमने ज़्यादा दिखा दिया है, तो देखिए अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या करते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड है तो करंट ईयर में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा करंट ईयर में उसको माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे। जैसे कि 2019 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, करंट ईयर जो इस समय चल रहा है उसमें उसको माइनस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर जो अगला ईयर आएगा उसमें उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का जब आपका ओवर वैल्यूड जाता है। सेम अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, आपने उसको कम दिखाया है तो क्या करेंगे, करंट ईयर में उसको प्लस कर देंगे और नेक्स्ट ईयर में उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा
क्लोजिंग स्टॉक का है, अगर ओवर वैल्यूड है तो करंट ईयर में माइनस, नेक्स्ट ईयर में प्लस, बट अगर अंडर वैल्यूड है तो करंट ईयर में प्लस, नेक्स्ट ईयर में माइनस। इस तरीके से उसको करेंगे और वही आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको करते हैं, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, जैसे डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन क्या करेंगे आप, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है माइनस कर देंगे, सैलरी दी है माइनस कर देंगे। तो वही चीज़ें आप इन सबको माइनस करते हैं। ठीक है, सेम ओपनिंग स्टॉक का है कि अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा दिखाया गया तो करंट ईयर में उसको प्लस कर देंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक कम दिखाया गया तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोजिंग और ओपनिंग जस्ट अपोजिट होते हैं। ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड प्लस किया जाता है और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूड माइनस किया जाता है, बट क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड माइनस किया जाता है और उसका अंडर वैल्यूड प्लस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, गुडविल की वैल्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू उसको निकालते हैं और गुडविल ये आ जाती है। ठीक है, दूसरा आपका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी सेम क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला पहले आपको रख देते हैं। गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमें क्या निकालना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसको निकालते हैं वेट मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट। वेट मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट करके निकालेंगे आप वेटेड प्रॉफिट, देन आफ्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेट, तब आपका आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेट मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। ठीक है, अब देखिए, वेट मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट, ये टोटल करेंगे तो इसके बाद आपका आ जाएगा नंबर ऑफ टोटल ऑफ, इससे डिवाइड करेंगे। देखिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वेट मल्टीप्लाई नॉर्मल प्रॉफिट, ये करेंगे तो आपका जाएगा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। ठीक है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, ये करते हैं, इसके थ्रू आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। टोटल वेट कैसे निकालते हैं, टोटल वेटेड ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने का फॉर्मूला है वेट मल्टीप्लाई प्रॉफिट। वेट मल्टीप्लाई प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब कौन सा, वही नॉर्मल प्रॉफिट। जितने भी नॉर्मल प्रॉफिट हैं, सेम आपको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना किसके साथ, उसके वेट के साथ। और वेट कैसे असाइन किया जाता है, तो याद रखना, जो रिसेंट ईयर होता है उसको वेट सबसे ज़्यादा देते हैं। ठीक है, जो उससे कम रिसेंट ईयर होता है उसको वेट कम देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वेट उसको असाइन किया जाता है। जैसे 2020 है, 2019 है, 2018, 2017 है, 4 हैं, तो 2020 को ज़्यादा वेट दिया जाएगा 4, 19 को 3, 18 को 2 और 17 को 1। ठीक है, तो यही चीज़ है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वेट मल्टीप्लाई प्रॉफिट, इन सबका ईयर वाइज टोटल कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो वेट मल्टीप्लाई प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब वही है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका सेम वही है कि अगर ये एडजस्टमेंट कोई है तो एडजस्टमेंट कर देंगे, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के साथ, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। सभी वेट के टोटल कर देंगे ईयर वाइज, इसके बाद टोटल वेट से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे 4 3 7 2 9 1 10 है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे और 4 साल का जो प्रॉफिट होगा वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है कि 4 साल का 2020 का जो आएगा उसको रखेंगे, ऐसे रखते जाएंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो याद रखिएगा, वेटेड प्रॉफिट मेथड में जो आपका वेट दिया जाता है, तो वेट दिया जाता है रिसेंट ईयर को ज़्यादा दिया जाता है। ये इसलिए ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे बिजनेस से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉफिट है वो आपका रिसेंट ईयर का प्रॉफिट है। ठीक है, इसलिए ये दिखाता है कि ट्रेंड दिखाता है कि प्रॉफिट में क्या ट्रेंड आ रहा है, आपका क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। इसलिए आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप सभी प्रॉफिट को सेम मान के चलते हैं। ठीक है, बट आपको पता है कि सभी प्रॉफिट सेम नहीं होते हैं, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट कुछ अलग इंपॉर्टेंट होगा, उसके पिछले वाला कुछ अलग इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सभी वेटेज को, सभी प्रॉफिट को सेम ना मान करके हम उनको वेट देते हैं कि कौन सा प्रॉफिट हमारे कितना इंपॉर्टेंट है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इसका ये मेथड है, आप इनके क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, इसके बाद कल आपके बताएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड।